पाकिस्तानी आर्मी पूरी दुनिया की वाहिद आर्मी है जो डिफेंस के अलावा बेशुमार बिजनेसेस एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है। आप किसी भी डेवलप कंट्री के रिटायर्ड मिलिट्री ऑफिसर्स को देख लें, कोई भी आपको इतना अमीर नज़र नहीं आएगा जितनी हमारी आर्मी है। पाकिस्तानी मिलिट्री हमारे मुल्क की लार्जेस्ट और मोस्ट पावरफुल अदारों में से एक है। वैसे कंट्री की मिलिट्री का काम जहां डिफेंस यानी दिफा करने का होता है, लेकिन 1947 के बाद से ही पाकिस्तानी फौज का पॉलिटिक्स में हद से ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहा है। पाकिस्तानी आर्मी पूरी दुनिया की वाहिद आर्मी है जो डिफेंस के अलावा बेशुमार बिजनेसेस एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है। ये सीमेंट से लेकर कपड़े, सोप, मीट, ऑयल जैसी कई प्रोडक्ट्स सेल करते हैं। इसके अलावा इंश्योरेंस कंपनीज और रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स जैसे बड़े बड़े बिजनेसेस को मैनेज करते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक हमारी मिलिट्री का टोटल एनुअल रेवेन्यू इन सभी बिजनेसेस को मिला के हैरतअंगेज तौर पर $30 बिलियन से भी ज़्यादा है। अगर आप इन्हें कन्वर्ट करें रुपीज़ में तो ये अभी के रेट्स के मुताबिक 7,50,000 करोड़ से भी ज़्यादा बनते हैं। ये सारे का सारा पैसा सिर्फ सीनियर ऑफिसर्स की जेबों में जाता है। अगर आप टॉप 100 ऑफिसर्स की नेटवर्थ को देखें तो ये 5 लाख करोड़ क्रॉस कर जाते हैं। आप किसी भी डेवलप कंट्री के रिटायर्ड मिलिट्री ऑफिसर्स को देख लें, कोई भी आपको इतना अमीर नज़र नहीं आएगा जितनी हमारी आर्मी है। हाई रैंकिंग ऑफिसर्स जब रिटायर होते हैं तो इन्हें कई सौ एकड़ ज़मीन दी जाती है, अरबों रुपए इनके अकाउंट्स में डाले जाते हैं। फैमिलीज इनकी आउट ऑफ कंट्री रहती हैं। बच्चे यूएसए, कनाडा, यूके, जर्मनी ऐसे कंट्रीज़ में महंगी महंगी प्रॉपर्टीज़ में लैविश लाइफस्टाइल गुजार रहे हैं। यही नहीं, पाकिस्तान आर्मी ने फौजी, शाहीन, बहरिया जैसी मुख्तलिफ फाउंडेशन भी कायम की हैं और रिस्पेक्टिवली ये आर्मी, एयरफोर्स और नेवी की मलकियत हैं। फौजी फाउंडेशन इनमें सबसे बड़ी है, जिसे आपने अक्सर सुना भी होगा। इसे फौजी ग्रुप भी कहा जाता है। ये फर्टिलाइजर, फूड, पावर जनरेशन, गैस एक्सप्लोरेशन, एलपीजी मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड सिक्योरिटी सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। यहाँ तक कि बैंक तक को हमारी मिलिट्री चलाती है। अस्करी बैंक को आपने सुना होगा, इस बैंक को हमारी आर्मी ओन करती है। इन शॉर्ट, पाकिस्तान आर्मी के पास पावर और पैसा दोनों हैं। इनका हमारी इकोनॉमी पर मेजर इन्फ्लुएंस है जो इसे बाकी कंट्रीज के मुकाबले यूनिक बनाता है, क्योंकि ज़्यादातर जगहों पर आर्मी जो है कंट्री को सिर्फ प्रोटेक्ट करती है, लेकिन यहाँ आर्मी मुल्क की ज़्यादातर दौलत को भी कंट्रोल करती है। पर सवाल यहाँ पर यह उठता है कि इसकी असल में शुरुआत कहाँ से हुई, हमारी आर्मी किस तरह पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में शामिल हुई। आइए शुरू से समझने की कोशिश करते हैं, तो काइंडली बने रहिएगा। अर्ली डेज में पॉलिटिकल लीडरशिप, खासकर मोहम्मद अली जिन्ना भी आर्मी को पॉलिटिक्स से दूर रखना चाहते थे, लेकिन 1948 में जिन्ना की डेथ और 1951 में पाकिस्तान के पहले प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली खान के असैसिनेशन के बाद पाकिस्तान का पॉलिटिकल सिस्टम काफ़ी वीक और अनस्टेबल हो गया। इससे हुआ ये कि मिलिट्री को मौका मिल गया पॉलिटिक्स के अंदर घुसने का। 1958 में जनरल अयूब खान पाकिस्तान के पहले मिलिट्री लीडर बने, जिन्होंने गवर्नमेंट का कंट्रोल भी अपने हाथ में लिया। इन्हें चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेशन मुकर्रर किया गया। इसके सिर्फ 20 दिन बाद 27 अक्टूबर 1958 को जनरल अयूब खान ने सदर इस्कंदर मिर्जा को ओहदा छोड़ने पर मजबूर किया और गवर्नमेंट का मुकम्मल कंट्रोल संभाल लिया, जिसने पाकिस्तान में मिलिट्री रूल का आगाज़ किया। इनकी हुकूमत 1969 में तकरीबन 10 साल बाद ख़त्म हुई, जब पब्लिक प्रोटेस्ट किए गए। खासतौर पर 1965 की इंडो पाक वार के बाद इन्हें रिज़ाइन देने पर मजबूर किया गया और पावर एक और मिलिट्री लीडर जनरल याहिया खान को सौंप दी गई। इसने एक ऐसा पैटर्न इस्टेब्लिश किया जहां मुल्क के पॉलिटिकल अफेयर्स में फौज का स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस बना रहे। 1971 में ईस्ट पाकिस्तान, जो आज का बांग्लादेश है, इसके सेपरेशन के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के फाउंडर प्राइम मिनिस्टर जुल्फकार अली भुट्टो के अंडर पाकिस्तान सिविलियन रूल के दौर में एंटर हुआ। अब लगने लगा कि पाकिस्तान डेमोक्रेसी की तरफ जा रहा है। शुरू में तो भुट्टो लोगों के दरमियान काफ़ी फेमस था, लेकिन 1970s के बाद इनकी गवर्नमेंट पर ह्यूमन राइट्स की खिलाफ वर्जियों और इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट जैसे इल्ज़ाम लगाए गए। ओपोजिशन पार्टीज प्रोटेस्ट करने लगी। नाइनटीन 1977 में पाकिस्तान में जनरल इलेक्शंस हुए, लेकिन इस इलेक्शन में बड़े पैमाने पर धांधली के इल्ज़ाम लगाए गए। पाकिस्तान नेशनल अलायंस पीएनए और भी ओपोजिशन पार्टीज ने भुट्टो के इस्तीफे का मुतालबा करते हुए फिर से प्रोटेस्ट शुरू कर दिए। इससे हुआ ये कि एक बार फिर मुल्क में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आई और 5 जुलाई 1977 को उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल ज़ियाउल हक जुल्फकार अली भुट्टो का तख्ता उलट देते हैं और एक दफ़ा फिर मार्शल लॉ लगता है, जिसके बाद फिर बीच में कई बार ज़ियाउल हक ने इलेक्शंस डिले करवाए, ये कहते हुए कि पाकिस्तान अभी डेमोक्रेसी के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं है।
ज़िया-उल हक ने 1977 से 1998 तक पाकिस्तान को रूल किया। फिर 1990s में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिसको बेनज़ीर भुट्टो लीड कर रही थी और दूसरी तरफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जिसको नवाज शरीफ लीड कर रहे थे, इन्होंने बारी बारी सिविलियन गवर्नमेंट्स की एक सीरीज का दोबारा से आगाज किया। लेकिन बदकिस्मती से ये कुछ ज़्यादा देर तक चलने वाला नहीं था। इस डिकेड के एंड तक 1999 में जब नवाज शरीफ दूसरी दफ़ा प्राइम मिनिस्टर थे, इन्होंने उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल परवेज़ मुशर्रफ को, जो उस वक्त आउट ऑफ कंट्री थे, इसे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के ओहदे से हटाने की कोशिश की। नवाज शरीफ ने पाकिस्तान के सभी एयरपोर्ट्स को अलर्ट भेज दिया कि परवेज़ मुशर्रफ के प्लेन को किसी भी एयरपोर्ट पर लैंड करने की परमिशन न दी जाए। मुशर्रफ को जब इस चीज़ का पता चला तो पाकिस्तान में आने से पहले ही प्लेन में बैठे हुए 12 अक्टूबर 1999 को मिलिट्री को ये ऑर्डर जारी किए गए कि वो पाकिस्तान को टेक ओवर करें और नवाज शरीफ की हुकूमत को ख़त्म करें, और बिल्कुल ऐसा ही किया गया। और इस तरह एक बार फिर पाकिस्तान में तीसरी बार मार्शल लॉ लग गया। Dear brothers and sisters, your armed forces have never and shall never let you down, inshallah. We shall preserve the integrity and sovereignty of our country to the last drop of our blood. I request you all to remain calm and support your armed forces in the re-establishment of order to pave the way for a prosperous future for Pakistan. इस मिलिट्री coup के बाद मुशर्रफ ने खुद को पाकिस्तान का चीफ एग्जीक्यूटिव मुकर्रर किया और मुल्क को एक बार फिर मिलिट्री रूल में डाल दिया। परवेज़ मुशर्रफ ने 1999 से 2008 तक पाकिस्तान को कंट्रोल किया। 2008 में मुशर्रफ पर प्रेशर हद से ज़्यादा बढ़ गया डेमोक्रेसी को रिस्टोर करने के लिए। फिर 2008 में जनरल इलेक्शंस करवाए जाते हैं, जिसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जिसे आसिफ अली जरदारी लीड कर रहे थे, 116 सीट्स के साथ ये इलेक्शन जीते हैं। और 25 मार्च 2008 को यूसुफ रजा गिलानी पाकिस्तान के 18वें प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इन सभी मिलिट्री कूच से हमारे पॉलिटिकल सिस्टम को काफ़ी डैमेज पहुंच चुका था, और यही सब रीजंस हैं कि आज भी आर्मी हमारे पॉलिटिकल सिस्टम में पूरी तरह से घुसी हुई है। वैसे अब ये डायरेक्ट तो पाकिस्तान को रोल नहीं कर रहे, लेकिन इनडायरेक्ट इनका पूरा हाथ है। डेमोक्रेसी सिर्फ नाम की डेमोक्रेसी है। मिलिट्री उसी को प्राइम मिनिस्टर बनाती है जिसे वो चाहती है, जिससे उनको कोई फायदा हो, और जो इनके हिसाब से नहीं चलता वो फिर ज़्यादा देर तक प्राइम मिनिस्टर की गद्दी पर टिका भी नहीं रहता। ये दुनिया की वाहिद एक गरीब मुल्क की इतनी अमीर आर्मी है, इसलिए जब तक हमारी इकोनॉमी में, पॉलिटिकल सिस्टम में हमारी मिलिट्री घुसी रहेगी, पाकिस्तान किसी भी सूरत आगे नहीं बढ़ पाएगा और प्राइवेट कंपनीज, बिजनेसेस ग्लोबल लेवल पर कम्पीट नहीं कर पाएंगे।